जादुई आइसक्रीम की अनोखी खेती। सुमित्रा नाम की एक औरत अपनी बेटी कंचन के साथ रहा करती थी। वो अपना घर चलाने के लिए लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी और उसकी बेटी कंचन उसके घर के कामों में उसकी मदद किया करती थी। साथ ही साथ वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, लेकिन उसका पढ़ाई में ज्यादा कुछ खास मन नहीं लगता था, क्योंकि उसे पेड़ पौधे और नई नई फसलों के बारे में जानना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो अपने आंगन में कई सारी सब्जियों के पेड़ पौधे लगाया करती थी। ऐसे ही आज भी। अरे कंचन बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, नाश्ता कर लो, मुझे अभी काम पर भी जाना है। इतना कहकर सुमित्रा कंचन को आवाज लगाती है, लेकिन उसके न आने पर सुमित्रा खुद आंगन में जाकर देखती है और कहती है, अरे कंचन, ये क्या तुम दिन भर बस इन पेड़ पौधे में लगी रहती हो? अरे तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है क्या? माँ, मुझे पेड़ पौधे लगाना और उसके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। और देखो ना माँ, मैंने ये भिंडी का पौधा अभी लगाया है, कितना अच्छा लग रहा है ना? काश माँ, हमारे पास भी कोई बड़ा सा खेत होता तो मैं उसके अंदर बहुत सारी सब्जियों के पौधे लगाती। अरे बेटी, तुझे तो पता है ना, मैं जैसे तैसे करके तुझे पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे में हम खेत कैसे ले सकते हैं? और बेटा, इसलिए तो मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके ही तो तुम अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकती हो और एक अच्छी नौकरी करके पैसे कमा सकती हो। इसलिए अब ये सब छोड़ो और अंदर जाकर अपना नाश्ता कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है। तभी पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी नाम की एक लड़की सुमित्रा के घर आती है और उससे कहती है, अरे चाची, कंचन कहाँ है? अरे बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे कंचन को क्यों पूछ रही हो? दरअसल वो चाची, कल कंचन मेरे घर से मेरी एक किताब लेकर आई है, बस मैं वही लेने आई थी। लेकिन बेटा, कंचन तुम्हारी किताब लाकर क्या करेगी? वो चाची, मैं कल लाइब्रेरी से पेड़ पौधे से रिलेटेड कुछ किताबें लेकर आई थी, बस तभी कंचन मुझसे वो किताब लेने आई थी। लेकिन आज मुझे वो किताब वापस जमा करनी है, इसलिए मैं वही लेने आई हूँ। उसी समय कंचन वहाँ पर किताब पढ़ते हुए आ जाती है और कहती है, ये लीजिए दीदी आपकी किताब, मुझे ये किताब पढ़कर बहुत अच्छा लगा। इतना सुनकर मीनाक्षी वो किताब लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी सुमित्रा कहती है, कंचन बेटा, ये तुम क्या हमेशा फालतू की किताबें पढ़ती रहती हो? क्या तुम्हारा अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है? अरे मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि शायद एक दिन तुम पढ़ लिख कर कामयाब बन सको, लेकिन तुम तो इन पेड़ पौधों से बाहर ही नहीं निकलना चाहती हो। और अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा ना, तो मैं तुम्हारे ये सारे पेड़ पौधे उखाड़ कर फेंक दूंगी, समझी? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर कंचन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उदास होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और गुस्से की वजह से वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाती है। और जब शाम को सुमित्रा घर वापस आती है तो वो कंचन को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे कंचन बेटा, जल्दी बाहर आ, देख आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की आइसक्रीम लेकर आई हूँ। मुझे नहीं खाना है माँ। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने सुबह तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, तो बताओ तुम्हें इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर क्या चाहिए? क्या सच में? जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे लाकर दोगी? हाँ बेटा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो माँ, आप मुझे तरबूज के बीज लाकर दे दीजिए। क्या? तरबूज के बीज? अच्छा चलो ठीक है, मैं जिन मालकिन के यहाँ काम करती हूँ उनके बगीचे में भी तरबूज के कुछ पौधे लगे हैं, तो मैं उनसे कुछ बीज मांगने की कोशिश करूँगी, ठीक है? इतना सुनकर कंचन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फटाफट से बाहर आकर अपनी माँ के गले लग जाती है।
ऐसे ही अगले दिन जब सुमित्रा फिर से काम पर जाती है तो वो अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, अगले हफ्ते मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो उसने मुझसे उपहार में तरबूज के कुछ बीज मांगे हैं, लेकिन बीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या आप मुझे तरबूज के कुछ बीज दे सकती हैं? क्या कहा तूने? तुझे तरबूज के बीज चाहिए? अरे मैंने यहाँ कोई बीजों की दुकान नहीं खोल रखी है जो मैं तुझे वहाँ से निकाल कर दे दूँ। इसलिए फालतू के काम छोड़ और जाकर अपना काम कर, समझी? इतना कहकर सुमित्रा की मालकिन उसे बीज देने से मना कर देती है, लेकिन बगीचे में काम कर रहा माली सुमित्रा को इस तरह दुखी देखकर उसे चुपके से कुछ तरबूज के बीज लाकर दे देता है और उससे कहता है, ये लो सुमित्रा बहन, इस बीज को जल्दी से अपनी थैली में डाल लो, वरना अगर मालकिन ने देख लिया ना तो मुझे वो नौकरी से निकाल देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भाई। इस तरह सुमित्रा अपनी बेटी के बर्थडे वाले दिन उसके लिए तरबूज के बीज लेकर जाती है और उसके लिए उसके फेवरेट आइसक्रीम भी लेकर जाती है और कहती है, ये लो बेटा, तुम्हारे तरबूज के बीज और ये तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। इस तरह सुमित्रा अपनी बेटी का जन्मदिन बड़े ही खुशी से मनाती है। लेकिन जब कुछ महीने बाद कंचन का रिजल्ट आता है तो सुमित्रा उससे गुस्से में कहती है, ये सब क्या है कंचन, तुम अपने एग्जाम में फेल हो गई हो। मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन आप तो जानती हो ना, मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मेरा मन तो बस पेड़ पौधे और खेती करने में लगता है, और अगर ऐसे में मैं जबरदस्ती पढ़ाई करूँगी तो मैं फेल होती रहूंगी। इसलिए प्लीज माँ, आप मेरे लिए कोई छोटा सा खेत खरीद दीजिए। मैं उसमें ढेर सारे सब्जियों के पौधे उगाऊंगी और फिर हम उन सब्जियों को बेचकर पैसे कमाएंगे और फिर आपको अकेले काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं राम किशोर अंकल से कहकर कोई छोटा सा खेत खरीदने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इतना कहकर सुमित्रा अपने सारे गहने बेचकर गांव से थोड़ा दूर एक छोटा सा खेत खरीद लेती है और जब वो उसके बारे में अपनी बेटी को बताती है तो वो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन वो खेत पर जाकर अपने आंगन के सारे पेड़ पौधे और सब्जियों को ले जाकर उस खेत में लगा देती है और कुछ ही दिनों में कंचन के खेत में बहुत सारी हरी भरी सब्जियां उग जाती है। और जब एक दिन कंचन अपने खेतों में खाद डाल रही होती है तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके खेत के कुछ पौधों को कुचलते हुए अंदर घुस जाती है। तभी कंचन गुस्से में उससे कहती है, अरे ये आपने क्या कर दिया? आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये मेरा खेत है, कोई रोड नहीं जिस पर आप इतनी तेजी से गाड़ी चलाते हुए आ रही है, और आपकी इस लापरवाही की वजह से मेरी कितनी सब्जियां खराब हो गई हैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जवाब लेना नहीं हो? अरे तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोगों को मैं यूं खरीद लेती हूँ और तुम मेरे सामने आवाज ऊंची कर रही हो। तुम्हारे जैसे न जाने कितने नौकर मेरे घर में काम करते हैं, समझी? इसलिए ये ले पैसे पकड़, अपनी सब्जियां फिर से उगा लेना। इतना कहकर नंदिनी कंचन के मुंह पर कुछ पैसे फेंक देती है, जिसके बाद कंचन गुस्से में उससे कहती है, लगता है आपको पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं है, तभी तो आप पैसों का इस तरह अपमान कर रही हैं। अरे ये पैसों की पूजा करना गरीब लोगों का काम होता है, हम जैसे अमीर लोगों का नहीं। और वैसे भी मार्केट में मेरी सबसे बड़ी आइसक्रीम की दुकान है, जहाँ न जाने रोज कितने लोग आइसक्रीम खाने आते हैं। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है और नंदिनी कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा के मालकिन की बेटी होती है, जिसके यहाँ सुमित्रा साफ सफाई का काम किया करती थी। उस दिन नंदिनी की ऐसी हरकत की वजह से कंचन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटी क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? और हाँ, तुमने अभी तक तरबूज के बीज खेत में नहीं डाले? हाँ माँ, मैं कल ही तरबूज के बीज ले जाऊंगी, क्योंकि मेरी कुछ सब्जियां खराब हो गई है, तो उसकी जगह मैं इस तरबूज के बीज को डाल दूंगी। ऐसे ही अगले दिन कंचन तरबूज के बीज ले जाकर उसे अपने खेत के खाली जगह पर डाल देती है
और उसमें अच्छे से खाद और पानी डाल देती है। अगले दिन जब कंचन वापस खेत पर आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि तरबूज के पौधे पर तरबूज की जगह बड़े बड़े आइसक्रीम उगाए थे। और ये सब देखकर कंचन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे आखिर ये सब क्या है? तरबूज के पौधे में से इतने सारे आइसक्रीम कैसे निकल आए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना बोलकर कंचन फटाफट से अपनी माँ को खेत पर लेकर आती है और जब सुमित्रा ये सब देखती है तो वो कहती है, अरे बेटी, कल तक तो ये तरबूज का पौधा एक मामूली सा पौधा था, लेकिन आज इसके पौधे पर तरबूज की जगह इतने सारे बड़े बड़े आइसक्रीम कैसे आ गए? कहीं ये कोई जादुई खेत तो नहीं? लेकिन माँ, अब हम इतने सारे आइसक्रीम का क्या करेंगे? हम अकेले तो इतनी सारी आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं ना? अरे बेटी, हम लोग अपनी आइसक्रीम की एक दुकान खोलेंगे और आइसक्रीम बेचकर अपनी अच्छी खासी कमाई करेंगे। इसलिए तुम दुकान पर रहकर अब आइसक्रीम बेचना और मैं यहाँ खेतों में रहकर इन पौधों की देखभाल करूँगी। इस तरह सुमित्रा और कंचन मिलकर मार्केट में नंदिनी की दुकान के सामने ही अपनी एक बड़ी सी आइसक्रीम की दुकान खोल लेते हैं और बहुत ही कम रेट में वे लोगों को आइसक्रीम बेचने लगते हैं। और उनके आइसक्रीम के अनोखे स्वाद और कम रेट की वजह से सभी लोग कंचन की दुकान से आइसक्रीम खरीदना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते कंचन की आइसक्रीम की दुकान पूरे गांव में फेमस हो जाती है और उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। वहीं नंदिनी की दुकान के सभी ग्राहक उसके घमंड और उसके ज्यादा रेट होने की वजह से उससे आइसक्रीम खरीदना बंद कर देते हैं और देखते ही देखते नंदिनी की दुकान पर ताला लग जाता है और उसका घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है। वहीं कंचन अपनी मेहनत और जादुई आइसक्रीम के खेत की मदद से अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाती है और वो अपना एक बड़ा सा घर बनवाकर अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। सोने और चांदी का जादुई महल। बहुत समय पहले की बात है। सहारनपुर नाम के एक छोटे से गांव में कमलेश अपनी पत्नी वैशाली और अपनी बेटी विनीता के साथ रहा करता था और उन्हें अपने गांव से कहीं भी जाने के लिए गांव के बीचों बीच बह रही नदी को पार करके ही जाना पड़ता था। इसलिए नदी के आसपास बसे दूसरे गांव वाले भी नदी को पार करने के लिए नाव वालों का सहारा लिया करते थे। इसलिए नदी के पास हमेशा 3-4 नाव वाले अपनी नाव लेकर खड़े रहा करते थे और जिसे भी दूसरी तरफ जाना होता था तो वो उसे अपनी नाव में बैठाकर उसे नदी पार करवा दिया करते थे, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे और उन्हीं पैसों से वे लोग अपना घर चलाया करते थे। और उन्हीं में से एक कमलेश भी था जो अपनी पुरानी सी नाव लेकर नदी के किनारे खड़ा रहता था। लेकिन दूसरे नाव वाले कमलेश की नाव पर जल्दी किसी को बैठने नहीं दिया करते थे, जिस वजह से कमलेश की कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी। ऐसे ही आज भी। अरे नाव वाले भैया, मुझे नदी के उस पार जाना है, कितने पैसे लोगे? अरे बहन जी, आपको जो सही लगे वो दे देना। आइए बैठिए। अरे बहन जी, आप कहाँ उस कमलेश की टूटी फूटी नाव में बैठने जा रही हैं? कहीं पता चला रास्ते में ही नाव नदी में पलट जाए और आपकी जान भी चली जाए। इससे अच्छा होगा कि आप मेरी नाव में आकर बैठिए। मेरी नाव बिल्कुल नई और मजबूत है, पर हाँ, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। अरे भैया, पैसों का क्या है, जान बचेगी तो पैसे तो हम दोबारा कमा लेंगे। इसलिए भैया मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी नाव में नहीं बैठ सकती हूँ, मैं तो उस नए वाले नाव में बैठूंगी। इतना कहकर वो महिला दूसरे की नाव में जाकर बैठ जाती है। ये देखकर कमलेश को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो सभी नाव वाले कमलेश के साथ हमेशा ही ऐसा ही किया करते थे, जिसकी वजह से कमलेश के घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इसलिए जब कमलेश अपने घर वापस आता है तो उसकी पत्नी वैशाली उससे कहती है, क्या हुआ जी,
आज आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या आज भी कोई सवारी नहीं मिली आपको? अब हम लोग क्या करेंगे? विनीता ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे पता है वैशाली, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी पुरानी टूटी फूटी नाव देखकर कोई भी सवारी उसमें बैठना ही नहीं चाहता। इसलिए देखता हूं, अगर कल कोई सवारी मिल जाएगी तो मैं उन पैसों से सबसे पहले अपने नाव की मरम्मत करवाऊंगा, ताकि मेरा काम फिर से चल सके। इसी उम्मीद के साथ कमलेश का परिवार सो जाता है और अगली सुबह जब कमलेश अपने काम पर जाने के लिए उठता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत ही तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही है। लेकिन कमलेश को फिर भी अपने काम पर जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो फटाफट से तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी वैशाली उसे इतनी बारिश में बाहर जाने से मना कर रही होती है, लेकिन कमलेश मजबूर था, इसलिए उसे अपने काम पर जाना ही पड़ता है और वो नदी के पास पहुंचकर अपनी नाव के पास खड़ा हो जाता है और बाकी के नाव वाले एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर आती है और उन नाव वालों से कहती है, अरे सुनिए भैया, मुझे नदी के उस पार जाना है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है और हमारे गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं है, इसलिए मुझे नदी के पार बने अस्पताल में अपने बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कृपा करके मुझे नदी पार करवा दीजिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी तेज बारिश में भला हम में से कोई अपनी नाव इस नदी में नहीं उतारेगा। इस तूफान के चक्कर में हमारी नाव पलट गई तो आपके चक्कर में हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए जाओ यहाँ से। और इस तरह सभी नाव वालों ने उस बेचारी महिला को नदी पार करवाने से इनकार कर दिया। तभी कमलेश उससे कहता है, अरे सुनिए बहन जी, आप मेरी नाव में आकर बैठिए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। अरे हाँ जाओ, उस कमलेश की टूटी फूटी नाव में बैठकर जाओ, लेकिन याद रखना, इस कमलेश की वजह से तुम्हें अपने बच्चे और अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे भैया, मैं आपके नाव में बैठ तो रही हूँ, पर आप जरा संभल कर नाव चलाइएगा, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, मैं आपको सही सलामत नदी के दूसरे किनारे तक छोड़ आऊंगा। इतना कहकर कमलेश उस महिला को और उसके बच्चों को अपने नाव में बैठा लेता है और उनको सही सलामत नदी के किनारे छोड़ देता है और वो महिला कमलेश को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहाँ से वापस आते समय बारिश अचानक से बहुत ही तेज हो जाती है और कमलेश की नाव का बैलेंस बिगड़ने लगता है और थोड़ी ही दूर आने के बाद कमलेश की नाव पलट जाती है और कमलेश नदी की गहराइयों में डूबता चला जाता है। लेकिन जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ बस सोने और चांदी की चीजें ही पड़ी होती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा सोने और चांदी का महल भी होता है, जिसे देखकर कमलेश कहता है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो नदी में डूब गया था, फिर ये कौन सी जगह है? कमलेश इतना कह ही रहा होता है कि तभी उस सोने चांदी के महल में से एक सुंदर सी जलपरी बाहर निकल कर आती है और कमलेश से कहती है, घबराओ मत कमलेश, ये मेरी जादुई सोने चांदी की दुनिया है जो इस नदी के गहराइयों में बसी हुई है। इसलिए जब तुम डूबते हुए इस नदी की गहराइयों तक पहुँचे तो हमारे जलपरों ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने कैसे उस बेबस महिला की मदद की, वो भी बिना अपनी जान की परवाह किए। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा परिवार इस समय बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहा है, इसलिए तुम्हारी सच्चाई को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सभी सोने और चांदी के आभूषण आज से तुम्हारे हुए। तुम इन्हें बेचकर अपनी गरीबी को पूरी तरह से मिटा सकते हो और अपने आगे की जिंदगी सुकून से गुजार सकते हो। कमलेश उस जलपरी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं
और वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी। आज आपने मुझ जैसे गरीब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर कमलेश जलपरी की दी हुई जादुई नाव में बैठकर नदी के ऊपर आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बीवी बच्चे आंखों में आंसू लिए सभी नाव वालों के साथ नदी के किनारे खड़ी होती है। अरे अब ठीक तो है ना? मुझे तो सभी गांव वाले कह रहे थे कि आपकी नाव नदी में पलट गई थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गए। बस इसे भगवान का चमत्कार ही समझो वैशाली, जो आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ। इसलिए अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर पर ही सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर कमलेश अपने परिवार को लेकर घर चला जाता है और घर पर वैशाली को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर वैशाली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और उस दिन के बाद से कमलेश वो सारा सोना चांदी बेचकर अपनी जिंदगी की सभी तकलीफों को दूर कर लेता है और अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देता है।